तो कल हमने 5 गवर्नर जनरल्स को डिस्कस किया कि उनके टाइम पे कंट्रीब्यूशन क्या रहा है और उन्होंने क्या डेवलपमेंट्स की इंडिया में। डेवलपमेंट्स इन द सेंस से पॉजिटिव डेवलपमेंट भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, सो फिफ्थ जो थे वो कब तक थे? 1807 तक। फ्रॉम 1805 से लेके 1807 तक कौन थे? इट वॉज जॉर्ज मान। इसके बाद सिक्स जो थे, द पर्सन वॉज नेम्ड एज लॉर्ड मिंटो। फ्रॉम 1807 से लेके 1813 तक ही वॉज देयर एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इनके टाइम पे दो डेवलपमेंट्स हो गई। अब देखो जो नीचे वाले एरियाज थे, जब हम देख रहे थे बंगाल, ठीक है, एंड मराठास वर देयर, मैसूर वॉज देयर, हैदराबाद वॉज देयर, ये सब जो है इनके साथ ये एनेक्स हो गए थे। मैसूर वो पहली वेलेस्ली के टाइम पे हो गया था, इनने भी सब्सिडी अलायंस एक्सेप्ट किया हुआ था। ठीक है, इनके साथ वॉर्स चल रही थी। हमने अभी तक सेकंड मराठा वॉर देखा, वो किसने किया था? वेलेस्ली नहीं देखा था, वही था ना। तो इनके साथ सेकंड दो वॉर्स हो गई थी, तो इनके साथ भी टसल चल रहा था। लेकिन अब शुरू हो गया था ऊपर नॉर्थ में सिक्स के साथ। जो नॉर्थ में थे वो कौन थे? सिक्स, जिनकी टेरिटरी थी, उनका भी अब शुरू हो गया था इनके साथ टसल। इनके साथ यहाँ पे इंग्लिश था, इनके ब्रिटिश इन बंगाल। अब समझ लो, लेकिन टसल को बचाने के लिए सिक्स ने ट्रीटी की किनके साथ? इंग्लिश के साथ। इंग्लिश नहीं चाह रही थी एक साथ सबके साथ, क्योंकि इंग्लिश हमेशा कनिंग रहा है। वो एक साथ बैटल नहीं लेते थे, हर किसी साइड से जानते थे अगर हर किसी साइड से बैटल हमने शुरू किया तो जाहिर सी बात है डिफीट जो है वो ब्रिटिश की होगी। फिर इसीलिए क्या करते थे? वन बाय वन लेते थे इनको टेरिटरीज को, और उसी हिसाब से दे यूज्ड टू गो विद द वॉर्स। ठीक है, तो इनका वॉर तो मराठास के साथ चल ही रहा था, तो इन्होंने पीस करने के लिए सिक्स के साथ इन्होंने एक ट्रीटी की, दैट वाज ट्रीटी ऑफ 1809। It was a treaty by the English with पंजाब किंगडम, सिख किंगडम। उनके साथ ट्रीटी की। ट्रीटी क्या थी? इनके बीच में, इंग्लिश और सिक्स के बीच में एक रिवर था, रिवर सतलुज। ठीक है, उसको इन्होंने बाउंड्री बनाया। सतलुज के उस पार जो है वो पंजाब की टेरिटरी होगी, सिक्स की टेरिटरी होगी, और सतलुज की इस साइड से जो है वो किसकी होगी? इंग्लिश की टेरिटरी होगी। दैट वाज द ट्रीटी ऑफ अमृतसर व्हिच वाज साइंड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड मिंटो। दैट वाज द फर्स्ट डेवलपमेंट, पीस विद द सिक्स। लेकिन ये पीस लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहा, ये बस कुछ कैन से दैट कुछ टाइम तक था। इनके बीच में ट्रीटी थी कि हम एक दूसरे की टेरिटरी में क्रॉस नहीं करेंगे। ठीक है, सेकंड थिंग वाज चार्टर एक्ट ऑफ हाँ 1813। कल 1793 में आया था, 20 साल कब होंगे? 1813 में। उसका उस टाइम पे टेन्योर इन्हीं का था 1813 तक। तो दिस वाज द सेकंड डेवलपमेंट जो इनके टाइम पे हो गया था। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 इंट्रोड्यूस किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। क्या था ये चार्टर एक्ट? कल भी मैं आपको बता चुका हूं कि ये टाइम का एक्सटेंशन होता था। अगर 20 साल के लिए परमिशन मिली जिस कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो 20 साल के बाद वो रिन्यू हो जाता था वो परमिशन, और साथ में कुछ और डायरेक्शंस होती थी। अब हमें वो डिस्कस करने नहीं, अभी चार्टर एक्ट क्या है, बट ये था सिंपली इट वाज एक्सटेंशन ऑफ द परमिशन फॉर द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो वही परमिशन फिर से एक्सटेंड हो गया 20 साल के टेन्योर से ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड मिंटो। ठीक है, सो यू राइट इन दिस, he concluded the treaty of Amritsar. He concluded the treaty of Amritsar with Maharaja Ranjit Singh. He concluded the treaty of Amritsar with Maharaja Ranjit Singh. With Maharaja Ranjit Singh in 1809. In 1809. Next we'll write Charter Act of 1813. Charter Act of 1813. Charter Act of 1813 was passed during his tenure. Was passed during his tenure. इसके बाद जो नेक्स्ट थे, द पर्सन वाज लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, ये कहां से थे? ही वाज फ्रॉम 18, लास्ट कहां तक था? 1813 तक। 1813 से लेके 1823 तक ही वाज द गवर्नर जनरल, फ्रॉम 1813 टू 1823। जब ये गवर्नर जनरल बना, इसने सबसे पहले जो पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन चल रही थी इसको खत्म किया। यानी कि अब ये इंटरफेयर करने की सोच रहे थे,
जो भी साइड के किंगडम्स थे हर एक जो इनके कब्जे में अभी नहीं थे, ठीक है। और उसमें सबसे जो मेन थे, इनने अब नेबरिंग कंट्रीज के साथ भी वॉर्स करना शुरू किया, जैसे नेपाल, एंग्लो नेपाल वॉर शुरू हो गया। कब? जब ये गवर्नर जनरल थे तो उनके साथ भी इन्होंने लड़ना शुरू किया। अभी इंटरफेयर कर रहे हैं हर किसी पॉलिसी में, हर किसी नेबरिंग स्टेट में, हर किसी नेबरिंग कंट्री में। एंड इनफैक्ट मराठास के साथ इनने फिर से वॉर शुरू किया, क्योंकि सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर वेलेस्ली ने किया था, उसके बाद जो आया था उसने पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन अप्लाई की थी, तो वैसे ही चलता गया जब तक ये आया। इसने जो ही वो पॉलिसी को खत्म किया तो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर शुरू हो गया, ठीक है, जो मराठा के साथ चली। एंड उस वॉर में सप्रेशन हो गया था कुछ सेक्शन ऑफ मराठास का, ठीक है। देयर इज अ सेक्शन ऑफ द मराठास व्हिच आर नेम्ड एज पिंडारीज। देयर इज अ मूवी ऑफ सलमान खान, वीर, पुरानी मूवी है बहुत, उसमें इन्हीं की स्टोरी है, ठीक है। अगर आप, हाँ, जो भी वट एवर इट इज फ्लॉप, हमें उस पर नहीं जाना है, बट दैट मूवी इज एक्चुअली हिस्टोरिकल मूवी। हिस्टोरिकल मतलब उसमें पिंडारीज की कहानी उसमें बताई है कि हाउ पिंडारीज वेर एक्चुअली। तो इन्हीं के साथ जो है कुछ हो गया था इन द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, ठीक है। दैट वाज द स्टोरी ऑफ दीज पीपल। जब लॉर्ड हेस्टिंग्स आए थे, ही लेड दैट पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन, ही स्टार्टेड अगेन दिस राइवलरी बिटवीन द मराठास एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आप लिखेंगे इसमें, ही रिनाउंस्ड द पॉलिसी ऑफ he renounced the policy of non-intervention. He renounced the policy of non-intervention, and revived aggressive imperialistic policy, and revived aggressive imperialistic policy. नेक्स्ट लिखिए, ड्यूरिंग हिज टेन्योर थर्ड एंग्लो मराठा वॉर took place in which there was huge suppression of Pindaris. ये एक सेक्शन था मराठास का, जैसे कश्मीरी में फिर बहुत अंदर आते हैं, बहुत सारे डिफरेंट कास्ट है, डिफरेंट सेक्शंस है, in which there was huge suppression of Pindaris. नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन क्या था इनका कि इनके टाइम पे एक और सेटलमेंट आ गया। हमने पहला सेटलमेंट कब देखा था? परमानेंट सेटलमेंट। किसने किया था वो? कॉर्नवालिस ने। वो क्या था? सेटलमेंट विद जमींदार्स। इनके टाइम पे कुछ चेंज आई उसमें, ठीक है। इनने क्या इंट्रोड्यूस किया? रॉयट वाली सेटलमेंट, जहां पे सीधे आप डील किनसे हो रही थी? रॉयट से। रॉयट मींस पेजेंट्स, ठीक है। तो जमींदार को बीच में खत्म किया गया, तो पेजेंट्स के साथ डील करने लग गया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ताकि जमींदार सेक्शन जो पैसा ले रहा था वो अब ना देना पड़े, ठीक है। तो बस ये चेंज थे और कुछ और प्रोविजंस थे। हम अब सेटलमेंट्स यहाँ पे नहीं पढ़ सकते, वो फिर से डीप चला जाएगा सिलेबस में। तो बस ये याद रखना आपको, जो ये रॉयट वाली सेटलमेंट है ये इंट्रोड्यूस किया था किसने? इनके टाइम पे इंट्रोड्यूस हो गया था। दैट वाज अ टाइम ऑफ लॉर्ड हेस्टिंग्स। और एजुकेशन के लिए ही ऑल्सो यूज फंड्स टू प्रमोट द एजुकेशन, ठीक है। 1817 में व्हाट ही डिड, ही ओपनड अ हिंदू कॉलेज। कहां पे? कैलकाटा में, ठीक है। हिंदू कॉलेज ने इंट्रोड्यूस किया जिसका मकसद था टू प्रमोट द एजुकेशन अमंग द यूथ,
ठीक है, that were his two more contributions when he was a Governor General of India. So we like the next one. During his period, the Rayatwari system of the Rayatwari system of revenue collection, the Rayatwari system of revenue collection, क्या है ना, Rayatwari system of revenue collection was introduced. Next देखिए, he took efforts to promote education. He took efforts to promote education among people. लिख क्यों नहीं रहे हो आप? स्टूडेंट पहली बार देख रहा हूँ, तो लिख क्यों नहीं रहे हो? For which in 1817 क्या लिखा आपने? प्रमोट education among people. For which in 1817 the Hindu College was opened. For which in 1817 the Hindu College was opened. In Calcutta. For the development of English language. और क्या इन्होंने किया है? दैट ही वॉज अ पर्सन जिनने रिस्ट्रिक्शंस हटाई थी प्रेस से. देखो ये पॉलिसी पहले से चलती आ रही है. अभी जब भी डायरेक्ट उन्हीं से लेते थे. तो आई वाज सेइंग दैट रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्रेस, ये पॉलिसीज ब्रिटिश की इंट्रोड्यूस की गई है. आजकल जब भी यहाँ पे कुछ होता है तो सबसे पहले अगर कुछ बैन करते हैं, सोशल मीडिया, इंटरनेट बंद करते, प्रेस पे सेंसरशिप लगाते या प्रेस को बंद ही करते कुछ दिनों के लिए. ठीक है, तो ये इनके साथ बहुत पहले से होते आ रहा है लोगों के साथ. तो ब्रिटिश को भी जब लगता था कि हालात ख़राब हो रहे हैं, वहाँ से राइवलरी कर रहे हैं इंडियन मासेस, या कुछ ऐसा लग रहा है कि रिवोल्ट हो रहा है हमारे खिलाफ, तो वो बैन लगाते थे प्रेस पे. क्योंकि प्रेस उस टाइम पे एक सोशल सेंसिटाइजेशन कर रहा था, यानी कि एक मैसेज पहुँचाता था लोगों तक कि जुल्म कहाँ पर हो रहा है. जैसे यहाँ पे अखबार में लिखा होता था 2010 में, 2012 में कि फलानी जगह पे कुछ ऐसा हो गया. उस टाइम पे तो सोशल मीडिया इतना एक्टिव था नहीं, तो न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ से पता चलता था कि कहीं पे कुछ हो गया है, फिर जाके लोग प्रोटेस्ट करते थे. तो ये भी वही पॉलिसीज अपनाई जा रही है कि जब भी ऐसा कुछ हो, कभी पब्लिक रिवोल्ट हो, तो देयर शुड बी बैन ऑन प्रेस, बैन ऑन सोशल मीडिया. तो उस टाइम पे अक्सर ब्रिटिश पॉलिसीज अपनाता था अगेंस्ट द इंडियंस. जब भी हिंदुस्तानी रिवोल्ट करने की सोचते थे अगेंस्ट द ब्रिटिश, वो जल्दी बैन करते थे किसको? प्रेस को. सो ही वाज द पर्सन जिसने क्या किया था, वो बैन हटाई थी. सो ही वाज that having contribution that people must be aware of the information. तो इसीलिए he was the person who lifted the ban on press. और साथ साथ इनके टाइम पे एक वीकली न्यूज़पेपर शुरू हो गया था. that newspaper was named as समाचार दर्पण. इट वॉज एक्चुअली अ बंगाली वीकली, क्योंकि इस टाइम तक इंग्लिश जो थे वो कहाँ स्ट्रॉन्ग थे? बंगाल में. मैंने आपसे पहले ही कहा था शुरू कहाँ से किया इन्होंने, दैट एनेक्सेशन दैट वाज फ्रॉम बंगाल इटसेल्फ. तो वहीं पे बंगाल में एक न्यूज़पेपर किया था इन बंगाली लैंग्वेज. इनफैक्ट ये बंगाली वीकली था. वीकली मतलब हफ्ते में एक बार आता था. एक होता है डेली न्यूज़पेपर, दूसरा होता है वीकली. मंथली भी हो सकता था, मंथली भी आते थे उस टाइम पे. लेकिन दिस समाचार दर्पण वाज अ वीकली न्यूज़पेपर व्हिच वाज एक्चुअली स्टार्टेड बाय अ पर्सन नेम्ड एज मार्शमैन. ये भी इन्हीं के टाइम पे हो गया था व्हेन देयर वाज लॉर्ड हेस्टिंग्स. ठीक है, सो नेक्स्ट यू राइट, he removed the restrictions he removed the restrictions on the press and during his tenure
and during his tenure Bengali Weekly, एक ही है मतलब सेम, during his tenure Bengali Weekly समाचार दर्पण was started in 1818 by Marshman. Was started in 1818 by Marshman. नेक्स्ट जो थे ये कौन थे? द पर्सन वॉज लॉर्ड एमहर्स्ट. एमहर्स्ट बन गए नेक्स्ट गवर्नर जनरल फ्रॉम 1823 से लेके 1828 तक. फ्रॉम 1823 से लेके 1828 तक लॉर्ड एमहर्स्ट वॉज देयर. इनके टाइम पे जो एक ही इवेंट हो गया था, दैट वॉज वॉर हो गया था बर्मा के साथ. एज आई मेंशन्ड कि ये हर एक एरिया को अपनी कॉलोनी बनाना चाहते थे. बर्मा हम किसे कहते हैं आजकल के? म्यांमार को. म्यांमार किस साइड से? ईस्ट. जहां पे खत्म होता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, आगे फिर आपको मिलेगा म्यांमार, उसी को कहते थे बर्मा. तो फर्स्ट एंग्लो मींस इंग्लिश, एंग्लो बर्मा वॉर शुरू हो गया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एमहर्स्ट. यानी कि उन पे कब्जा करने की सोच रहे थे, लेकिन वॉर में फिर क्या हो गया, उसमें ट्रीटी हो गई. ट्रीटी में कुछ एरियाज वहां यहां दिए जाते थे. तो दैट वाज अ ट्रीटी व्हिच वाज साइंड बाय दिस पर्सन विद द नेम ऑफ ट्रीटी ऑफ Yandabo. That was a treaty. अब देखो ये treaty is बहुत important as per to modern history. I'm not sure that NT में होगा या नहीं, क्योंकि ये treaties national movement से पहले की है. But still for the general knowledge I'm saying that treaty of Yandabo was between English and the Myanmar, जिसमें first Anglo Burma war हो गया था. उसी में war का conclusion क्या था? They signed a treaty with each other. That was treaty of Yandabo. ये एक हो गया था किस टाइम पे? Event Lord Amherst के टाइम पे. So you write with this. First Anglo-Burmese War. First Anglo-Burmese War was fought during his tenure. Which was concluded by Treaty of Yandabo. Treaty of Yandabo by ANDABW. Next कौन आया फिर? It was William Bentinck. Lord William Bentinck. (1828) से लेके 1835 तक ही वॉज द गवर्नर जनरल. इसकी दो डेजिग्नेशन होगी, हम अभी डिस्कस करेंगे कैसे दो डेजिग्नेशन की होंगी. जब ये आगे एज ए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, व्हाट ही स्टार्टेड, इसने पहले सोशल रिफॉर्म्स पे काम किया. जैसे उस टाइम पे इंडिया में एक प्रैक्टिस बहुत करी जाती थी, दैट वाज द एक्ट ऑफ सती. क्या होता था सती? किसने लास्ट टाइम बताया? चलो आप बताओ, सती क्या होता है? लास्ट टाइम बताया था ना, इसी क्लास में बताया था. अगर किसी का हस्बैंड मरा फिर उसके साथ साथ उसकी बीवी को भी मारना पड़ता था, मतलब उसको जलाया जाता था. सुना आपने? जब भी हिंदू समाज में किसी हस्बैंड की डेथ होती थी तो उसको बीवी को खुद को जलाना पड़ता था. तो दैट एक्ट ऑफ जलाना, दैट वाज द एक्ट ऑफ सती. तो ये गलत था ना, किसी की डेथ होगी, आप ऐसे ही मुफ्त में अपनी जान दे रहे हो.
तो उसी को खत्म करने के लिए इसने आवाज उठाई थी, तो इसने उस पर क्या किया, प्रोहिबिशन लगाया, क्योंकि ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, सो ही प्रोहिबिट द एक्ट ऑफ सती, दैट वाज डन बाय विलियम बेंटिक। और इसने क्या किया, हायर एजुकेशन में इंग्लिश को प्रमोट किया। उस टाइम पे ये बोला जाता है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, जो बचपन की एजुकेशन है, वो किसमें वर्निकुलर लैंग्वेज में होनी चाहिए, यानी कि लोकल लैंग्वेज में, मदर टंग में होनी चाहिए, लेकिन हायर एजुकेशन जो है उसमें प्रमोशन चल रहा था किसका, इंग्लिश का। सो ही वाज द पर्सन हु हैड डीपली प्रमोटेड higher education in English language. That was his model of what he was doing for education sector. In fact, one more social reform was there. उस टाइम पे फीमेल infanticide बहुत चल रहा था हिंदुस्तान में, इनफैक्ट बंगाल में बहुत, क्योंकि बंगाल से ही कंट्रोल कर रहे थे। ही वॉज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इनफैक्ट यहाँ तक जो भी गवर्नर जनरल हमने डिस्कस किए उनको किससे बोलते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बंगाल वॉज द फर्स्ट प्लेस जहाँ पे उन्होंने कब्जा किया हुआ था, ठीक है। तो व्हाट ही डिड, ही एक्चुअली फॉट अगेंस्ट द फीमेल इन्फेंटिसाइड, ठीक है। और उस टाइम पे चाइल्ड सैक्रिफाइस भी करते थे लोग, क्योंकि रिलीजियस बिलीफ्स ऐसे थे कि चाइल्ड को सैक्रिफाइस करते थे इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा, क्या उड़ीसा। तो यहाँ पे चाइल्ड सैक्रिफाइस बहुत चलता था फॉर द सेक ऑफ रिलीजन, तो उसमें भी बैन लगवाई इसने। और फीमेल इन्फेंटिसाइड, क्या मतलब होता है इन्फेंटिसाइड का, फीटिसाइड क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, वो इन्फेंटिसाइड होता है। फिटिसाइड क्या होता है, व्हाट इज फिटिसाइड, डिफरेंस बिटवीन इन्फेंटिसाइड और फिटिसाइड। ठीक है, फिटिसाइड, फिटसन किसे कहते हैं, जो वूम में होता है, अगर वहां पे मारा गया तो फिटिसाइड बोला जाएगा। पैदा होने के जस्ट फौरन बाद अगर मारा जाए उसे कहते हैं इन्फेंटिसाइड। तो फीमेल इन्फेंटिसाइड बहुत चल रहा था, जो प्रैक्टिसेस थी इंडिया में कि एक गर्ल चाइल्ड के साथ स्टिग्मा जुड़ा हुआ था, तो गर्ल चाइल्ड को पैदा होते ही उसको मार दिया जाता था। तो उसके खिलाफ किसने आवाज उठाई, द पर्सन वाज लॉर्ड विलियम बेंटिक। ही वाज देयर व्हेन ही एक्चुअली लेट दी सोशल रिफॉर्म्स टू टेक प्लेस इन इंडिया। और इनके टाइम पे एक और चार्टर एक्ट आ गया। अब टाइम देखो, इट वाज 28 to 35, 1813 के बाद 20 साल हो गए, किसमें, 1833 में। तो उस टाइम में क्या हो गया, 20 साल का एक्सटेंशन और मिल गया, एक्सटेंशन ऑफ टेन्योर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन यहाँ पे कुछ और चेंज आ गया। इस टाइम तक 1833 तक इनने काफी सारे एरियाज पे कब्जा किया था। हमने देखा निजाम्स ऑफ हैदराबाद, वो भी इनके अंडर थे, मराठास भी इनके अंडर आ रहे थे, मैसूर भी इनके अंडर था, और भी छोटे छोटे किंगडम्स को एनेक्स करते ही जा रहे थे। अब समझते, उनसे छीने ही जा रहे थे, जैसे झांसी हमने देखा था। ये उससे पहले जस्ट 1857 से पहले तो वक्त था ये, जब मैंने कहा था कि नाराज क्यों हो गए लोग। तो उस टाइम पे जब देखा ब्रिटिश ने कि इंडिया का, ये मान लो इंडिया एक कंसिडरेबल पार्ट जो है ब्रिटिश के अंडर आ चुका है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ चुका है। पहले क्या था, सिर्फ वेस्ट बंगाल एक एरिया पे, अब काफी सारे एरियाज इनके अंडर आए हैं। तो कहा गया जो ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, ठीक है, इसको बनाओ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, या इंडियन जैसा जो ब्रिटिश प्रोविंसेस इंडिया में है उसका पूरा गवर्नर जनरल किसको बनाओ, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा। तो तब जाके डिजिग्नेशन चेंज होगी। इस चार्टर एक्ट ने यही लिखा कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसको अब क्या बोला जाएगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। That was a change of designation when he was there. So you can say he was the last governor general of Bengal and he is the first governor general of India. ठीक है, so you like the next point? अच्छा, इसमें कुछ लिखा हमने नहीं? He carried out social reforms. He carried out social reforms like prohibition of sati, like prohibition of sati. ये सन 1826 में हुआ था। कौन, 1829 में सती उस पर बैन लगी थी, prohibition of sati. In fact, you can write this in brackets. In 1829 इसने किया था, he prohibited the sati act, as well as he suppressed female infanticide, he suppressed female infanticide and child sacrifice. And child sacrifice. Next देखिए, Charter Act of 1833. Charter Act of 1833 was passed. Charter Act of 1833 was passed during his tenure. सर ये चाइल्ड सैक्रिफाइस क्या था सर?
इट वॉज डन फॉर द रिलीजियस पर्पज। उड़ीसा में फॉलो होता था कि भगवान को खुश करने के लिए दे यूज सैक्रिफाइस एनी चाइल्ड, यंगर चाइल्ड, उसको सैक्रिफाइस मार दो उसको, ठीक है। दैट वॉज द प्रैक्टिस, रिलीजियस प्रैक्टिस अमंग द पीपल ऑफ उड़ीसा, ठीक है। तो उसको रोका इसने कि मजहब के नाम पे ये सब नहीं होना चाहिए। क्या लिखा हमने? Charter Act of 1833 was passed during his tenure, which made him the first Governor General, of India. First Governor General of India. और इन्हीं के टाइम पे एक और प्रोविंस को क्रिएट किया गया। अब जितने पे ये कब्जा करते जा रहे थे तो ये प्रोविंस बनाते जा रहे थे अपने प्रोविंसेस। देयर वाज वन मोर प्रोविंस व्हिच वाज स्टेटेड देयर, दैट वाज द प्रोविंस ऑफ आगरा। वो इन्होंने बनाया, जब उस पर कब्जा किया तो इसको अलग से एक प्रोविंस बनाया, दैट वाज प्रोविंस ऑफ आगरा। और इनफैक्ट उस टाइम पे जो सिख किंगडम था दैट वाज रूल्ड बाय महाराजा रंजीत सिंह, ठीक है, उनके साथ भी एक फ्रेंडशिप ट्रीटी ने साइन की, दैट वाज परपेचुअल फ्रेंडशिप, यानी कि दोनों साइड से रिस्पेक्ट करेंगे एक दूसरे की टेरिटरीज को, एक दूसरे के कस्टम्स को और एक दूसरे के रिचुअल्स को। दैट वाज द ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप विद द महाराजा रंजीत सिंह, दैट वाज साइंड बाय द सेम पर्सन विलियम बेंटिक, एंड when that took place it was in 1831 when he signed that friendship treaty with Punjab kingdom, ठीक है। So you'll write the next point. Province of Agra was formed in 1834 during his tenure. Next देखिए, he signed the treaty of perpetual friendship with Maharaja Ranjit Singh in 1831. Next was Sir Charles Metcalfe. बस एक साल के इनको रहने दिया द गवर्नर जनरल ऑफ इंडियन, ठीक है, जो ब्रिटिश के टेरिटरीज यहाँ पे थे। तो इन्होंने क्या किया, दैट द ओनली एक्ट विच ही वाज डूइंग हियर दैट ही लिबरेटेड प्रेस। यहाँ पे बहुत हैवी बैन था वर्निकुलर प्रेस पे, यानी कि वो प्रेस जो लोकल भाषा में लिखा जाता था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उर्दू लोकल भाषा है तो उसमें अखबार लिखे जाते हैं, वैसे ही बंगाली, ठीक है, ऐसे ही मराठी न्यूज़पेपर जो होते थे तो वो लोकल लैंग्वेज में लिखे जाते थे। तो इन्होंने क्या, उन पे काफ़ी हैवी बैन होता था ताकि सब लोग ना समझ पाए कि हालात क्या चल रहे हैं। और समझ लो, क्योंकि मान लो कि इंग्लिश सबको नहीं आता था लेकिन लोकल लैंग्वेज सब जानते थे कि क्या लिखा है अखबार पे। तो उस चीज़ को रोकने के लिए, सेंटिमेंट्स को रोकने के लिए इंग्लिश ने हमेशा कोशिश किया कि वर्निकुलर प्रेस जो है, जो वर्निकुलर अखबार है, जो लोकल लैंग्वेज में अखबार लिखे जाते हैं उन पर बैन लगी रहे। तो उस चीज़ को इसने लिबरेट किया, इसने वर्निकुलर प्रेस पे बैन हटाई, तभी इसको कहते हैं इंडिया में ही इज दी he's been tagged as liberator of Indian press. That was the only one positive development which he made possible, but इसके बाद he was removed as the Governor General of India. So next you mention he only abolished all restrictions on vernacular press, vernacular means local language, हाँ, vernacular press through
थ्रू प्रेस एक्ट ऑफ 1835। एक एक्ट लाया था इसने, प्रेस एक्ट ऑफ 1835, जहां पे इसने आजाद कर दिया सब वर्निकुलर प्रेसेस को। नेक्स्ट देखिए, फॉर दिस ही इज कॉल्ड एज लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। Liberator of Indian press. नेक्स्ट वॉज लॉर्ड ऑकलैंड कहते थे इनको। तो इनका टेन्योर कहां से कहां तक था? इट वॉज फ्रॉम 1836 से 1842 तक। फ्रॉम 1836 से लेके 1842 तक ही वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो इनके टाइम पे क्या हो गया? दे हैड द बैटल विद अफगान्स। अब जो एक्सटेंशन कर रहे थे अपनी टेरिटरी का, तो पहला एंग्लो अफगान वार हो गया, लेकिन उस वॉर में हेवीली डिफीट हो गया कौन? इंग्लिश। बहुत नुकसान इनको उठाना पड़ा। अफगान्स पहले से बहुत टफ पीपल थे, इट वॉज नॉट ईजी टू फाइट विद अफगानी पीपल। सो व्हेन दे वेंट फॉर दैट बैटल अगेंस्ट द अफगान पीपल, दे वर एक्चुअली, यू कैन से दैट दे हैड दैट लॉट ऑफ, जो नुकसान उनका हो गया था वहाँ पे आर्म्स एमिनेशन का, या इनकी बहुत सारी जानें चली गई। दैट वाज इन द फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर। सो दैट वॉर टुक प्लेस एट द टाइम ऑफ दिस लॉर्ड ऑकलैंड। और इस टाइम पे इनने पहली बार टी कंपनी बनाई। अभी तक ये ट्रेड कर रहे थे बाकी जो में, दे यूज्ड टू ट्रेड दी स्पाइसेस। ठीक है, स्पाइसेस का एक मेजर इनका ट्रेड था, क्योंकि यूरोप में स्पाइसेस की बहुत कमी थी। मीट वहाँ बहुत होता था, लेकिन स्पाइसेस बहुत कम थे। तो उस मीट को प्रिजर्व करने के लिए और उस मीट को टेस्टी बनाने के लिए दे यूज्ड टू टेक स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया। अब समझ लो, तो वैसे ही अब इनने पहली बार टी प्लांटेशंस की जो कंपनी है खोली, कहां पे? असम। वहां से शुरू किया था। प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहते हैं इसको, जहां पर इन्होंने ये प्लांट्स लगाए लार्ज फील्ड्स पे और टी को प्रोड्यूस किया। दैट वाज डन एट द टाइम ऑफ दिस पर्सन ऑकलैंड। ठीक है, सो आप लिखेंगे इसमें, ड्यूरिंग हिज टेन्योर द फर्स्ट Afghan war was fought. First Afghan war was fought, which was a disaster for English. Disaster for English. Next देखिए, first tea company was established in Assam. During his tenure. Next was Lord Ellenborough. 1842 से लेके 1844 2 साल तक ये रहे नेक्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इनके टाइम पे व्हाट ही डिड, ही एनेक्स्ड एन एरिया, यानी कि अपने कब्जे में, इंग्लिश के कब्जे में एक और एरिया लिया, दैट इज द प्रोविंस ऑफ सिंध। इनके टाइम पे सिंध पे कब्जा किया किसने? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और वन मोर कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस पर्सन वाज देयर, दैट ही पास्ड द इंडियन स्लेवरी एक्ट। अब इस एक्ट से इसने क्या किया? ही बैंड द स्लेवरी प्रैक्टिस इन इंडिया। जो स्लेवरी चल रही थी, यानी कि नौकरों की खरीद और फरोख्त जो चल रहा था इन मार्केट्स, ठीक है, ही बैंड दोज थिंग्स कि कोई भी किसी को स्लेव नहीं बना सकता। काम करना अलग है, जब आपको पूरे पैसे मिलते हैं अपने काम के, वो स्लेव नहीं होता। स्लेव हम किसे कहते हैं? एक तो काम भी करवाते हैं और पैसे नहीं दे रहे हैं, उसे कहते हैं स्लेव। तो स्लेवरी पे बैन लगाने के लिए ही पास दी इंडियन स्लेवरी एक्ट ऑफ 1843 में इसने लाया था, जिस वजह से इंडिया में स्लेवरी पे क्या लग गई? बैन लग गई। ठीक है, सो यू राइट इन दिस, ही annexed the Sindh province. He annexed the Sindh province in 1843.
in 1843. Next, okay, during his tenure, Indian Slavery Act of Indian Slavery Act of 1843 was passed. Slavery Act of 1843 was passed, which banned slavery in India. Was passed, which banned slavery in India. 1843. Next was the next Governor General of India, that was Lord Hardinge. From 1844 से लेके 1848 तक, for 4 years he was the next Governor General of India. तो इनके टाइम पे शुरू क्या हो गया, फिर से वॉर एक शुरू हो गया, दैट वाज द वॉर विथ सिक्स. अभी तक ट्रीटी क्या थी, परपेचुअल फ्रेंडशिप की, लेकिन जो ही ये आ गए, ही स्टार्टेड द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर. यानी कि जो पंजाब की किंगडम थी, सिख किंगडम थी, उसके साथ पहली बार वॉर शुरू हो गया ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड हार्डिंज. क्योंकि ऐसा हुआ भी क्यों था, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह की डेथ हो गई थी. वो ट्रीटी जो थी इनके बीच में बिटवीन द इंग्लिश एंड द पंजाब किंगडम, वो कब तक रही, जब तक महाराजा रणजीत सिंह थे. जो ही इनकी डेथ हो गई तो ट्रीटी खत्म हो गई. तो इसीलिए दे एक्चुअली वेंट फॉर द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर. अब ये सिक्स के भी एम्पायर पे भी कब्जा करना चाहते, और वो हो भी गया. 2 वॉर्स होगी सिक्स के साथ. पहले में देयर वाज अ ट्रीटी, बट सेकंड वॉर जब हो गया तो पूरा एनेक्स किया गया पूरे पंजाब किंगडम को, सिख किंगडम को. ठीक है. सो फर्स्ट वॉर वाज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हार्डिंज, और इनफैक्ट ही हैज आल्सो वर्कड फॉर द सोशल रिफॉर्म्स. लाइक अभी भी कंटिन्यूसली और किसी कुछ जगहों पे फीमेल इन्फेंटिसाइड चल रहा था, तो इसने फिर से उस पे ऑर्डर्स इशू किए दैट इट शुड बी प्रोहिबिटेड एज वेल एज ह्यूमन सैक्रिफाइस. इस टाइम पे एक ट्राइब कर रही थी उड़ीसा में, द ट्राइब वाज नेम्ड एज खोंड ट्राइब. दिस वाज अ ट्राइब ऑफ उड़ीसा. ट्राइबल पीपल जानते हो, आदिवासी लोग. तो ये करते थे चाइल्ड सैक्रिफाइस, बस किसके नाम पे, मजहब के नाम पे. तो इसने फिर से उस पे ऑर्डर्स इशू किए, फीमेल इन्फेंटिसाइड एज वेल एज दिस चाइल्ड सैक्रिफाइस शुड बी स्टॉप्ड, मस्ट बी स्टॉप्ड, नॉट शुड, मस्ट बी स्टॉप्ड. तो दैट इज हाउ ही वर्कड. एक तो एंग्लो सिख वॉर हो गया पहला, एंड ही वर्कड फॉर द सोशल रिफॉर्म्स. सो राइट इन दिस, ड्यूरिंग हिज टेन्योर फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर between 1845 to 1846. First Anglo-Sikh war between 1845 to 1846 was fought. 45 to 46 was fought. Next, okay, he also issued orders for prohibition of female infanticide, as well as child sacrifice. नेक्स्ट वॉज लॉर्ड डलहौजी. 1848 से लेके 1856 तक. इसके बाद नेक्स्ट जो हुआ, रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था. उस टाइम पे कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे, बट ही वॉज कन्वर्टेड इनटू वाइसरॉय ऑफ इंडिया. तो आगे जो भी अब डेजिग्नेशंस होंगी वो कौन होंगे, वाइसरॉयज. हमें यहाँ तक डिस्कस करना था जो गवर्नर जनरल्स रह चुके हैं. ठीक है. तो लास्ट वन वॉज दी लॉर्ड डलहौजी. इनका जो पीरियड था, इनफैक्ट इस टाइम इनफैक्ट इनको क्या कहा जाता है, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया. He is being tagged as maker of modern India because he was the person जिसने रेलवे इंट्रोड्यूस किया इंडिया में. He was the person जिसने टेलीग्राफ इंट्रोड्यूस किया कहाँ पे, इंडिया में. मॉडर्न आर्किटेक्चर की बात अगर हम करेंगे तो इसी ने एस्टैब्लिश किया. He was the person जिसने पोस्टल डिपार्टमेंट्स खोले इंडिया में, चिट्ठियां जहाँ, पोस्ट ऑफिस.
ठीक है, तभी इसको कहते हैं मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, ड्यू टू द कंट्रीब्यूशन इनटू द रेलवेज जो उसने इंट्रोड्यूस किया, टेलीग्राफ, पोस्ट, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, पहली रेल लाइन जो खोली गई थी बिटवीन बॉम्बे एंड थाने, वो इन्होंने ही किया था। दैट वाज द फर्स्ट रेलवे लाइन ओपन बाय लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, इनफैक्ट जो डिफरेंट इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे और भी, इट्स नॉट ओनली इन दीज थिंग्स, ही हैज कंट्रीब्यूटेड अ लॉट इनटू द सोशल रिफॉर्म्स एंड अदर थिंग्स इन इंडिया। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे इनको, पहले आप लिखेंगे। ही इज नोन एज द he is known as the maker of modern India। इन्वर्टेड कॉमास में रखेंगे आप ये, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। नेक्स्ट देखिए, he opened first Indian railway in 1853। He opened first Indian railway in 1853 from Bombay to Thane। 1853 from Bombay to Thane। Next, okay, he laid out the telegraph lines। टेलीग्राफ किस लिए होता था? कम्युनिकेशन, जैसे आजकल टेलीफोन लाइंस होती है, अब तो आजकल वैसे मोबाइल फोन है, बट जब लैंड लाइंस होते थे टेलीफोन लाइंस लगती थी, तो वैसे ही टेलीग्राफ लाइंस, उसमें बस मैसेज भेज सकते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। दैट वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड बाय द सेम पर्सन 1853 इटसेल्फ। और पहले जो लाइंस लगाई थी दैट वाज बिटवीन कैलकाटा टू आगरा। इन दो एरियाज के बीच में इन्होंने क्या टेलीग्राफ लाइंस एस्टैब्लिश की थी फॉर द सेक ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, सो क्या लिखा आपने? He laid out the telegraph lines in 1853 from Calcutta to Agra। Calcutta to Agra। Next देखिए, he established postal departments in India। और इसके बगैर व्हाट वाज हिज कंट्रीब्यूशन कि इन्होंने बहुत सारा इरिगेशन पे काम किया। एग्रीकल्चर में इंडिया डिपेंडेंट था मॉनसून पे, बारिश होगी अच्छी तो अच्छी फसल होगी, नहीं होगी तो ड्रॉट आ जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने इरिगेशन पे अपना फोकस शिफ्ट किया, इन इरिगेशन फैसिलिटीज, कनाल्स बनवाए। दैट वाज हिज कंट्रीब्यूशन। तभी इनको ऐसी मॉडर्न मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया नहीं कहते हैं। ही वाज द पर्सन जिसने हर एक ऐसी मॉडर्न चीज इंट्रोड्यूस की इंडिया में जिसका अभी तक इंडिया फायदा उठा रहा है। आप रेलवे उठा लो, पोस्टल उठा लो, कम्युनिकेशन उठा लो, आप अभी भी इस टाइम पे इरिगेशन फैसिलिटीज देख लो, ये तब से इस्टेब्लिश की गई है। व्हेन डलहौजी वाज देयर एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। काफी सारे ब्रिड्ज बनाए इनने, कनाल्स या रोड्स। He was actually the maker of the different bridges, the roads, and in fact one of the famous road, that is the GT road। ठीक है, इसको फिर से ओपन करवा और इसकी रिपेयरमेंट करवाई। इन्होंने बनाया नहीं था क्योंकि GT रोड बहुत पहले बना था। ये मिडिवल इंडिया की बात है, जब शेर शाह सूरी वॉज देयर। वी हैव बीन थ्रू दैट इन द टाइम लाइन डिफरेंट टाइम पे कि शेर शाह सूरी कब आए थे, जब हुमायूं को यहाँ से निकाला गया था 1514 में जब उसको निकाला गया था। हुमायूं वाज द मुगल एम्परर हियर इन इंडिया। तो 1514 में उसको यहाँ से निकाला गया था, उसको भगाया गया था यहाँ से किसने? शेर शाह सूरी ने, विच वाज एक्चुअली द सूर एम्पायर। तो 1540 से लेके 1555 तक सूर एम्पायर का रूल रहा इंडिया में। उसी टाइम पे GT रोड बनवाया था किसने? शेर शाह सूरी ने। तो फिर काफी टाइम में बंद हो गया, फिर से खोलते थे, काफी खराब हालत हो गई थी। इट वाज लॉर्ड डलहौजी जिसने इसका रिपेयरमेंट करवाया और उसको अच्छे से ओपन करवाया, GT रोड। So that is how he was actually constructing India in the different dimensions। समझ गया आप? तो नेक्स्ट लिखेंगे आप, during his tenure irrigational works
irrigational works were undertaken extensively. Extensively. और फिर रही एजुकेशन की बात, इन्होंने एजुकेशन में भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया, ठीक है। इनने पहला इंजीनियरिंग कॉलेज खोला था अपने टाइम पे एट अ प्लेस कॉल्ड एज रुड़की। दैट वाज द फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज ओपन बाय डलहौजी, जो आजकल जाना जाता है एज द फेमस IIT रुड़की। दैट वाज एक्चुअली ओपन बाय द सेम पर्सन डलहौजी। दैट फॉर दैट रीजन ही इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन इंडिया। जब भी पूछते हैं फादर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इंडिया तो नाम किसका आएगा? डलहौजी का, बिकॉज ही वाज अ पर्सन जिसने पहली बार इंजीनियरिंग कॉलेज ओपन किया था एट द प्लेस, कहाँ पे? रुड़की में, ठीक है। नेक्स्ट लिख यू राइट। हिज स्पेशल कंट्रीब्यूशन वाज द कंस्ट्रक्शन ऑफ an engineering college at Roorkee. For which he is known as father of technical education. For which he is known as father of technical education in India. For which he is known as father of technical education in India. ये रुड़की कहाँ पे? कौन से स्टेट में रुड़की? उत्तराखंड में, ऑन द बॉर्डर ऑफ यूपी एंड उत्तराखंड, बट इसको माना जाता है किसका पार्ट? उत्तराखंड का, ठीक है। जो ही रुड़की क्रॉस करते हैं तो यूपी शुरू हो जाता है, आप समझ लो। सो एट दैट अभी आजकल फेमस किस नाम से? IIT रुड़की बोलते। सेम कॉलेज ही वही है जो डलहौजी ने एस्टैब्लिश किया था, ठीक है। इसके बाद वन मोर कंट्रीब्यूशन वाज देयर, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। सेकंड एंग्लो सिख वॉर पहला हो गया था किसके टाइम पे? कौन था? कोई ऑकलैंड बोल रहा है? लॉर्ड हार्डिंज वाज देयर, जिनके टाइम पे फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ था। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन ही वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तब क्या हो गया? सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। और इस वॉर में पूरे पंजाब को एनेक्स कर दिया किसने? ब्रिटिश ने। तो इनके टाइम पे व्हेन दिस वॉर वाज देयर इन 1848 to 49, एक साल ये वॉर चला। इस वॉर में पूरे पंजाब को एनेक्स किया किसने? ब्रिटिश ने। तो पूरा नॉर्थ का पंजाब एरिया भी किनके अंडर आया था? ब्रिटिश। तो बाकी साउथ तो इनके अंडर चल ही रहा था, चाहे वो मराठा थे, बाकी सब लोग थे। तो अब नॉर्थ में भी एक्सटेंशन करने लगे। फिर 1857 में जब पूरा हराएंगे इनको, मुगल्स को भी, तो पूरा इंडिया इनके अंडर आ जाएगा with the revolt of 1857. But before that, Punjab was annexed in this year 1848-49 with the second Anglo-Sikh war, that too at the time of Dalhousie. ठीक है, so next slide. कौन सा? हाँ, मतलब जब ट्रीटी होती थी ना इनकी, मतलब छोड़ते थे उनको, फिर यही था एक्चुअली। पंजाब को जब पैसा देना पड़ा, जो वॉर में पैसा खर्च होता था इंग्लिश का, इंग्लिश बड़ी खतरनाक ना वो पॉलिसीज लगाता था। जब ये वॉर करते थे ना, फिर जब ट्रीटी करते पहले ही पैसा लेते थे उनसे, किस चीज़ के लिए? हमारा जो नुकसान हो गया उसके पैसे पहले वसूलते हैं। तो ये सब ऐसा करते थे। तो जब पंजाब के साथ भी पैसा वसूलने वाली बात होगी, पंजाब के पास बराबर पैसा था नहीं, तो उन्होंने कहा हमारा एक वो कश्मीर है, उसको बेचो, जितना आएगा वो आपको हो गया। तो उसी वजह से कश्मीर फिर बिक गया था। तब जाके किसने लिया था? वो डोगरास ने, ठीक है। खरीदा था किससे? इंग्लिश से ही। लेकिन वो क्या था? डील, इट वाज अबाउट डील, कि पैसा बराबर करने के लिए कश्मीर भेज, क्योंकि कश्मीर किनके अंडर था? सिक्स के अंडर। इट वाज अंडर द पंजाब का जो रूल, सिख रूल था, उनके अंडर कश्मीर था। तो वहां से फिर शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स द डोगरास, क्लियर है? सो यू राइट, ड्यूरिंग हिज टेन्योर सेकंड एंग्लो-सिख वॉर took place in 1848-49, took place in 1848-49, in which Punjab was annexed from
इन विच पंजाब वॉज एनेक्स्ड फ्रॉम महाराजा, उस टाइम पे रूल कौन कर रहे थे वहां पे, फ्रॉम महाराजा दुलीप सिंह। इन विच पंजाब वॉज एनेक्स्ड फ्रॉम महाराजा दुलीप सिंह। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स तो हम शुरू से डिस्कस करते आ रहे हैं। द सेम गवर्नर जनरल वाज देयर, लॉर्ड डलहौजी, जिनने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को इंट्रोड्यूस किया। क्या होता था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? हाँ, जिसका कोई अपना हेयर नहीं है, मेल हेयर नहीं है, बेटा नहीं है, वो किंगडम डायरेक्टली आफ्टर द डेथ ऑफ द किंग वो डायरेक्टली आती है किसके अंदर? ब्रिटिश के अंदर, ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर, दैट वाज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो इसने ये भी इंट्रोड्यूस किया था जिसकी वजह से काफी ज्यादा एनेक्सेशंस हो गई थी यहाँ पे। ठीक है, इन्हीं के टाइम पे अगर एजुकेशन सेक्टर में देखेंगे, एजुकेशन सेक्टर में एक और डेवलपमेंट हो गई थी कि वुड्स डिस्पैच आया था, जो फेमस थी, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में। वुड्स डिस्पैच आया था कहाँ से? इंग्लैंड से। वुड्स डिस्पैच का मतलब क्या था? वहां से कुछ ऑर्डर्स आए थे, हाउ यू हैव टू लीड इन द एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। तो उसको मानते भी है वुड्स डिस्पैच को, इट्स टर्म्ड एज ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। तो वो सब चीजें किनके टाइम पे हो गई है? ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड डलहौजी, कि पहली बार ऐसा हो रहा था कि एक एक्ट आया था, दैट वाज वुड्स डिस्पैच, ताकि मॉडर्न एजुकेशन इंडिया में प्रमोट की जाए, मॉडर्न एजुकेशन। लेकिन इसके पीछे भी अब ब्रिटिश का अपना ही मतलब होता था। ठीक है, लेट मी बी क्लियर अबाउट दिस, दैट ब्रिटिश वाज ओनली एजुकेटिंग सम यूथ ऑफ इंडिया जस्ट टू टेक आउट देयर वर्क फ्रॉम दीज पीपल, ऑफिशियल वर्क इनसे करवाना, क्योंकि अगर यूरोपियंस को वहां पे लगाते थे ऑफिशियल काम के लिए, वो ज्यादा सैलरी डिमांड करते थे। इंडियंस को थोड़ा बहुत पढ़ाया लिखा, उनको लगा ऑफिशियल वर्क में, उनको आधी सैलरी थी उसकी। दैट वाज देयर एक्चुअली देयर एम, व्हाई दे वर एक्चुअली एजुकेटिंग सम पीपल ऑफ इंडिया। तो ये थोड़ा थोड़ा करके कुछ लोगों को एजुकेट करते थे। ये आसान तरीका भी था कम्युनिकेट करने का जो लोकल थे। हाँ, उनके अब ये लॉयलिस्ट भी होते थे उनके, जैसे उन्होंने एक बात कही, जो ये पढ़े लिखे होते थे फिर ये इन्हीं के साथ काम करते थे, तो ये एक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन भी बनता था, और ये इनके लॉयलिस्ट होते थे, ये इनको अपडेट रखते थे कि चल क्या रहा है हिंदुस्तानियों में, कहीं प्लानिंग तो नहीं हो रही है, तो ऐसे ही चलता गया सब। ठीक है ना, दैट वाज द मकसद ऑफ द एजुकेशन बाय ब्रिटिश टुवर्ड्स इंडियंस। ठीक है, सो नेक्स्ट यू राइट, in 1854 during his tenure, Wood's dispatch was passed. Wood's dispatch was passed, which acted as Magna Carta of modern English education, in India. Magna Carta of modern English education in India. Next, okay, he also introduced the policy of doctrine of lapse, in India. The policy of doctrine of lapse in India. और लास्ट में एक और कंट्रीब्यूशन था इनका, दैट ही एक्चुअली ब्रॉट rebirth, विडो रिमैरिज एक्ट ऑफ 1856। इन्हीं के टाइम पे आया था कि विडोज को इजाजत मिली कि दैट दे कैन रीमैरी। ठीक है, लेकिन इसमें एक और पर्सन का कंट्रीब्यूशन था जिसके एफर्ट्स की वजह से फिर इन्होंने ही एक्ट लाया। द पर्सन वाज ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ही वॉज अ सोशल रिफॉर्मर ऑफ इंडिया, जो इनका चीजों पे काम कर रहा था,
ठीक है, he was the person who was actually after the Widow Remarriage Act, and due to his efforts at the time of Lord Dalhousie, this act was passed in 1856. ठीक है, that was the last contribution from the Dalhousie. So we write in this, in 1856, due to the efforts of Ishwar Chandra Vidyasagar, due to the efforts of Ishwar Chandra Vidyasagar, efforts of Ishwar Chandra Vidyasagar, remarriage of widows was remarriage of widows was legalized. Remarriage of widows was legalized by Widow Remarriage Act of Widow Remarriage Act of 1856. Widow Remarriage Act of 1856. ठीक है, दैट वाज ऑल अबाउट द गवर्नर जनरल्स जो इंडिया में रहे, चाहे वो बंगाल के थे पहले 1833 से गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया की अगर बात करें। ठीक है, तो इसके बाद सेकंड जो नेक्स्ट हो गया था दैट वाज इवेंट ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। वी हैव डिस्कस्ड ऑल द प्रोविजंस ऑफ द रिवोल्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट हम देखेंगे अभी, तो रिवोल्ट के बाद हुआ क्या, हमने देखा कि 2 एक्ट्स भी आए थे। वन वाज 1858, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था। उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। उसके आगे हम कल से देखेंगे इन द नेक्स्ट क्लास जो एक्चुअल इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है अब शुरू होगा। बंगाल से, उनकी सेंट्रल कैपिटल थी। 1911 तक ये वहीं पे थे बंगाल में। 1911 में इन्होंने कैपिटल अपनी शिफ्ट की दिल्ली। दूर मतलब अब ये इतना, दे नीड प्लेन्स। बंगाल से कहाँ जाते हैं, मतलब सब जगहों से पहाड़, छत्तीसगढ़ काफ़ी हैवी जंगल थे। सो उनको इट वॉज टाइप ऑफ ए पायलट प्रोजेक्ट कि सही कामयाब होगा या नहीं रेलवे लाइन। तो इन्होंने एक ऐसा एरिया चुना जहाँ से इजी था पहले बनाना। तो ये पहला था। इसके बाद और बहुत सारे, फिर ने पूरे हिंदुस्तान को जोड़ दिया रेलवे से। बट दैट वाज द फर्स्ट फ्रॉम बॉम्बे टू थाने। इनफैक्ट बॉम्बे वाज आल्सो अंडर दीज पीपल। ठीक है, बॉम्बे वाज अ प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिटिश। हो सकता है भी, क्योंकि पोर्ट्स थे। पोर्ट्स इन्हीं के टाइम पे सब फ्री हो गए थे। डलहौजी के टाइम पे इन्हें सब पोर्ट्स को फ्री कर दिया था इंग्लिश। और इस टाइम पे जब डलहौजी रूल कर ये दिस गवर्नर जनरल थे, इस टाइम पे पूरे पोर्ट्स जितने भी इंडिया में पोर्ट्स थे, सब पोर्ट्स पे कब्जा इंग्लिश का ही था। ठीक है ना, व्हेन ही वाज एज द गवर्नर जनरल। तो विद दिस आई कंक्लूड द क्लास टुडे। तो टुमारो विल स्टार्ट दी जो मूवमेंट शुरू हो गई थी आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। कैसे हिंदुस्तानी जुड़ गया आपस में, कैसे वो सोचने लगे दिस नेशनलिज्म, एक मुल्क का कॉन्सेप्ट कैसे बिल्ट हो गया उनके दिमाग में, और फिर सब कैसे एक साथ लड़ने लग गए एक मुल्क के लिए, दैट वाज इंडिया। ठीक है, दैट वी कॉल्ड एज इंडियन नेशनल मूवमेंट। थैंक यू फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे इन टुमारोज क्लास।